नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आपको आज जीटीओ सेकेंड फेज में होने वाली A to Z जानकारी, जो जो स्टेप उसमें आपका होगा वो मैं आप सभी को जानकारी दूंगा कि आपको आगे क्या क्या करने हैं। तो सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने फर्स्ट फेज पास कर लिया होगा एग्जामिनेशन। अब आपकी सेकेंड फेज की बारी है। तो सेकेंड फेज में जो है अब आपको जो है पहला फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन इंग्लिश लैंग्वेज होगा, उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद पब्लिक स्पीक और फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका सेकेंड फेज में। तो चलिए मैं आपको सभी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले फिजिकल टेस्ट। तो सबसे पहले आप यहाँ जान लीजिए, यहाँ पे नंबर 1 में दिया हुआ है कि यह टेस्ट आपका 3 दिन का होगा। जैसा कि आपको लेटर में लिखा होगा कि आपको लेट नाइट पहुंचना है या अर्ली मॉर्निंग पहुंचना है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर दूर के लोग हैं तो आप लेट नाइट भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपको वहां रहने का और खाने का प्रबंध कंपनी द्वारा कराया जाता है। तो आप 1 डे बिफोर भी आ सकते हैं, या जो नज़दीक के लोग हैं तो वो अर्ली मॉर्निंग भी आ सकते हैं, क्योंकि जो भी फिजिकल टेस्ट वगैरह होगा वो आपका 6 बजे के बाद ही होना है मेरे ख्याल से। तो 6 बजे से अगर आप पहले पहुंच जाते हैं उस दिन भी तो वो भी चलेगा, लेकिन वो उसके लिए जो नज़दीक घर है जिनका, जो दूर के हैं तो भाई वो लोग आप पहले ही आ जाइए, आपके लिए बेहतर होगा। आने से पहले आपको जो है फॉर्मल कपड़े, जूते और टी शर्ट पैंट लेके जाना है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको वो चाहिए ही चाहिए। प्लस जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा उसके लिए भी आप अलग से कोई हाफ पैंट या टी शर्ट रख लेंगे। उसके बाद आपके अपने सभी एजुकेशन डॉक्यूमेंट भी लेकर जाना है वहाँ पे, क्योंकि हो सकता है वो चेक करे आपको, और चेक करना भी चाहिए। खाने का प्रबंध आपका कंपनी करेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। पहला देखिए, पहला आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जो ये पूरे 100 नंबर का आपका कराया जाएगा टेस्ट। इसमें आपका 1 किलोमीटर का रेस रहेगा, 5 से 6 मिनट टाइम देगा आपको। 6 से 7 मिनट भी आप में दौड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पे आपका टाइमिंग बना देगा कि 5 से 6 मिनट में आने वाले को 50 नंबर दिया जाएगा, 6 से 7 मिनट में आने वाले को 40 नंबर दिया जाएगा, 7 से 8 मिनट में आने वाले को फेल कर दिया जाएगा। तो ये सब फिजिकल में इसका पहला होता है। तो पहला आपको वो सबसे पहले रेस करवाएगा। अगर मौसम खराब रहा, ग्राउंड कीचड़ रहा, तो हो सकता है आपको रेस ना भी कराए। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि अगर मौसम सही रहा तो आपको वो रेस भी करा सकता है। 1 किलोमीटर का ही रेस रहेगा पहला। फिजिकल टेस्ट में आपका दूसरा स्टेप होगा पुशअप सिटअप का। जैसे आप दौड़ के आते हैं रनिंग करने के बाद, तो वो आपको 10 मरतबा पुशअप और 10 मरतबा सिटअप कराएगा। इसमें भी वो आपको चेक करेगा कि आप 10 पुशअप में कितना पुशअप मार पा रहे हैं, कितना सिटअप मार पा रहे हैं। तो ये अभी 10-10 बार वो कराएंगे। और ये सब का वो एक पैड रखे हुए होते हैं, उस पे सब पे आपका वो नंबर मतलब वो डालेंगे कि आप कितना सिटअप मारे हैं, कितना नंबर आप गेन किए हैं इसमें। ठीक है, ये सब वो नोट करेंगे। उसके बाद आपका जिगजैग। जिगजैग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जिगजैग जो आपका बना हुआ है, इसी पे आपको वो चलने के लिए बोलेंगे बारी बारी से। तो आपको जो है इस पे बारी बारी से जैसे जैसे जिगजैग बना हुआ है वैसे वैसे चल के आपको फान के मतलब एक तरफ से चढ़ना है और दूसरी तरफ से उतरना है। ये आपको जिगजैग भी वो वहाँ पे फिजिकल में कराएंगे। नेक्स्ट में आपका क्रोलिंग अंडर वायर, यानी आपको तारों के नीचे से क्रोलिंग करवाया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको फिजिकल में सारे कैंडिडेट्स को 1 बाय 1 करके आपको क्रोलिंग करवाया जाएगा। तो इसलिए आप जो है फिजिकल में फिजिकल टाइप का जो पैंट शर्ट होता है, वो पैंट और टी शर्ट आप उसको लेके जाइएगा, क्योंकि वहां पे हाथ पैर गंदा होगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है टनल क्रोलिंग। आपको टनल के अंदर से भी वो क्रोलिंग कराएगा। ठीक है, तो ये सब इजी स्टेप है, ये सब आप कर लेंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है कि पैर या वहां में आपको थोड़ा सा घिसाट लग जाए, तो वो सब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। नेक्स्ट है वर्टिकल रोप। आप इसको देख रहे हैं, ये वर्टिकल रोप है। ये इस पे आपको एक रस्सी टंगा हुआ रहेगा। रस्सी पे आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर तक चढ़ना है। ऊपर तक चढ़ के फिर आपको स्टेप बाय स्टेप उतरना है। इस पे आप ध्यान रखिएगा, इस पे आप जो है स्लिप मत करिएगा। अगर आप रस्सी पे चढ़ते हैं तो ग्रिप को पूरा टाइट करिएगा, और एक हाथ से दूसरा मतलब छोड़ते हुए ग्रिप को पकड़ना है। ठीक है, और आप उतरते समय आप सरसराहट के साथ मत उतरिएगा, क्योंकि जैसे आप चढ़े थे वैसे उतरिएगा, अन्यथा आपका पूरा हाथ जो है मतलब रस्सी के जो इसमें टांगा हुआ रस्सी है, इसमें आपका हाथ पूरा अगर आप फिसल के उतरते हैं तो पूरा आपका हाथ जो है जल जाएगा, और हाथ का आपका चमड़ी भी जो है वो उखड़ सकता है। ठीक है, तो वो बात को ध्यान रखिएगा। ये सब जो है ऑब्स्टिकल होता है, इसको आपको आराम से इजी वे में करना है। माइंडली प्रेशर लेकर नहीं करना, आराम से
2 मिनट लगे 3 मिनट लगे, आराम से चढ़ना है और आराम से उतरना है। ज्यादा इसमें हड़बड़ी मत करिएगा, अदरवाइज आप वहां से नीचे भी गिरेंगे तो आपको बहुत ज्यादा चोट लगेगा। ठीक है, इसमें गिरने का भी डर होता है। तो जो लोग नए हैं वो रस्सी पे अपना स्टेप जो पकड़िएगा, रस्सी को पूरा टाइट से पकड़िएगा और स्टेप बाय स्टेप चढ़िएगा। वहां पे और भी लोग होंगे, आप उसको देख लीजिएगा कि वो कैसे चढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको ये सलाह दिया हूं कि आप अपने तरीका से अच्छा से आपको रस्सी पे चढ़ना है और रस्सी से उतरना है। ये आपका टेस्ट हो गया। उसके बाद ये आपका बीम है, ये बीम में आपको ले जाएंगे, बीम में आपको 10 बार बीम आप उससे खिंचवाएंगे वो। ठीक है, और यहाँ भी वो नोट करते हैं कि कौन कैंडिडेट्स कितना बीम मारा है, 10 में कितना मारा है, 6 मारा है, 7 मारा है, 5 मारा है। कितना लोग तो 2-3 बार मारते हैं, छोड़ के नीचे उतर जाते हैं। नहीं, अगर आप एक बार बीम पकड़ लिए हैं तो पूरा कोशिश करिएगा 10 बार मार के ही छोड़े। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपका ये सारा चीज का नंबर काउंट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है मंकी रोप्स। ये आप देख रहे हैं लटका हुआ है, इसमें आपको दोनों पैर फंसा के और मंकी की तरह आपको चलना है। ठीक है, ये छोटा सा, ये मतलब मुश्किल से मुश्किल 5 मीटर का रस्सी होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। आपको 10-15 फीट आपको वो इस पे मंकी रोप्स पे क्रॉलिंग करना है। ठीक है, ये आपका स्टेप होता है। तो ये 8 स्टेप या 2 स्टेप और हाई जंप और लॉन्ग जंप होता है, तो वो भी इजी होता है। वो आपसे करा भी सकता है या नहीं भी करा सकता है, क्योंकि वो चीज थोड़ा डेंजर होता है। तो वो लोग अभी शायद रिस्क लेना नहीं चाहते होंगे, इसलिए वो 1-2 स्टेप आपको नहीं करवाएंगे। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जब ट्रेनिंग पीरियड में जाइएगा, तब आपको वो वाला भी आपको हाई जंप, लॉन्ग जंप, डिच एक खड्डा किया हुआ रहता है, उसको पार करना होता है। वो सब आपको जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको वो करवाएगा, वो सब ऑब्स्टिकल। फिलहाल ये 8 या 9 कुछ ऑब्स्टिकल है जो करवाएगा आपसे। तो ये सब आसान होता है, ये आपको उतना माइंड पे प्रेशर लेके नहीं करना है। आराम से आपको जाना है, ऑब्स्टिकल करना है, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, प्राइवेट जॉब है। तो इसलिए आप अपना शरीर का भी ध्यान रखिएगा, हाथ पैर ना तोड़वा लीजिएगा। ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगा आगे। नेक्स्ट में आपका रिटन इंग्लिश लैंग्वेज आता है। ठीक है, ये भी आपका 100 नंबर का होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तरफ हिंदी लिखा हुआ और एक तरफ अंग्रेजी लिखा हुआ है। तो वहां पे आपको क्या करेगा, या तो आपको हिंदी दे के अंग्रेजी लिखवाएगा, या आपको अंग्रेजी दे के उसका बोलेगा ट्रांसलेट करने के लिए हिंदी में। तो ये आपका उसमें जो आपका सेकेंड जो है इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट, ये आपको कराएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको फाइनल अगर इंटरव्यू में आप जाते हैं, जो सेकेंड फेज में आपका जो परमनरी इंटरव्यू है, ठीक है, PI, इसमें आपको रिजेक्ट करने का मेन कारण यही बनेगा। आपको बाकी चीज में वो रिजेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आपको यह कह के रिजेक्ट जरूर कर सकता है कि आपका अंग्रेजी लैंग्वेज, इंग्लिश में आपका कम नंबर है, इसलिए आपको हम एलिजिबल नहीं समझते हैं। ठीक है, और आप कुछ कर भी नहीं पाइएगा। इसीलिए ये टॉपिक थोड़ा है कठिन, लेकिन अगर आप कोशिश करिएगा तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो इसमें आपको खुद अपना सेल्फ तैयारी करके इसको करना है। कैसे करिएगा वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो पहला चीज आपको यही पेपर में रहेगा, ये एग्जाम होता है, आपको एक हॉल में बिठा के एग्जाम लेगा ये आपको। ठीक है, फिजिकल करने के बाद इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं, ना ही उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों का जरूर महत्व दे जो आपको महत्व देते हैं। इसी का अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया हुआ है कि गुड एंड ट्रू रिलेशनशिप कैन नॉट बी बाउट और ब्रॉड, देयरफॉर गिव इम्पोर्टेंस टू दोज। तो ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ये मैं आपको 4 लाइन है, इसमें आपको कम से कम वहाँ पे 6 या 7 लाइन लंबा लंबा आपको देगा। तो उसको आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने हैं, या हिंदी देगा, अंग्रेजी देगा तो उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपका दूसरा टेस्ट होता है लेटर राइटिंग का। यहाँ देख रहे हैं लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में आपका चेक क्या किया जाएगा कि आपको मैनेजर को लेटर लिखना, मतलब या कोई सेल्स मैनेजर को या कोई बड़ा कंपनी है उसके अधिकारी से मेल करने के लिए या लेटर लिखने के लिए आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप को आपको एक लेटर राइटिंग लिखने के लिए बोलेगा कि आप अपने कंपनी कमांडर को लिखिए कि सेल्स का है, या कोई भी मैटर हो सकता है, HR मैनेजर, छुट्टी के लिए या कोई सामान खरीदने के लिए या कोई सामान भेजने के लिए, कोई कंसाइनमेंट आ रहा है, उसका एक आपको प्रॉपर अपने जो मैनेजर हैं या असिस्टेंट ब्रांच हेड है या ब्रांच मैनेजर है,
इनको लिखना है। तो वहां पे एक टॉपिक आपको दिया जाएगा कि आप अपने ब्रांच मैनेजर को छुट्टी के लिए एक एप्लीकेशन लिखिए। तो आपको वो एप्लीकेशन जो है इंग्लिश में ही लिखनी है, हिंदी में वहां पे मान्य नहीं है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है। तो आपको जितना इंग्लिश टेस्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, वो सारा टेस्ट आपसे वो करवाएगा। तो एक लेटर राइटिंग हो गया, ये आपको वो टेस्ट करवाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में ही थर्ड में आता है आपका ऐसे लिखने के लिए। ऐसे मतलब होता है निबंध। मतलब निबंध कहने के लिए कि आपको एक बोल देगा कि महात्मा गांधी पे निबंध लिखिए, या माय फेवरेट सिंगर जो यहाँ दिया हुआ है उस पर निबंध लिखिए। मैं ये आपको एक अनुमान बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपका यही निबंध आएगा। वहां पे निबंध कोई भी किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, तो वो भी निबंध आपको अंग्रेजी में ही लिखने पड़ेंगे, वहाँ हिंदी नहीं चलेगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आप इसको पढ़ सकते हैं। ऐसे में जैसे लिखा हुआ है माय फेवरेट सिंगर पे निबंध है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि माय फेवरेट सिंगर इज जस्टिन बीबर फ्रॉम Canada. He is very young. He writes his own songs. He is very talented. He plays many musical instruments like guitar, drums, piano, and trumpet. I like pop music. However, a lot of pop songs. The song titled "Baby." मतलब आप आगे पढ़ सकते हैं। मैं उतना आपको आप लोग बच्चे नहीं है जो मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाऊं, लेकिन आप पढ़ सकते हो। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप आराम से पढ़ो, ठीक है। आप अपने आप में जो है वो समझोगे आपको क्या करना है। तो ये ऐसे आपको दे देगा कोई टॉपिक पे, उसको आपको अंग्रेजी में लिखना है। तो ये आप लगा के आपका तीसरा टॉपिक हो गया। उसके बाद आपका थर्ड में आता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो यहाँ पे ये भी आपका 100 नंबर का होगा, ठीक है। इसमें आपको जो है कंप्यूटर से संबंधित बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी एग्जाम होता है आपका हॉल में ही, कंप्यूटर से संबंधित एग्जाम ले लेंगे। जैसे कंप्यूटर का बेसिक जानकारी, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, कौन सा कंप्यूटर पहले आया था, कंप्यूटर को आविष्कार किसने किया था, ठीक है, कौन सा कॉपी पेस्ट कैसे होता है, कॉपी करने के लिए कौन सा की बटन यूज किया जाता है, माउस आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट डिवाइस है, ठीक है। प्लस आपका एक्सेल से संबंधित कुछ रो कॉलम क्या होता है, ये सब सारा क्वेश्चन आपका 50 या 100 के आसपास रहेगा। क्योंकि जब मैंने दिया था उस समय मुझे शायद 50 मिला था, 50 की 25 मिला था, मुझे उतना क्लियर याद नहीं है, क्योंकि मैं 2016 में सिलेक्शन लिया हूँ 33 बैच में, तो उतना ध्यान ये 6 साल मुझे लगभग हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उस समय मेरे से जो भी है कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट भी लिया था। वो लोग वहाँ पे एक हॉल में ले जाके कंप्यूटर में पूछ रहे थे कि मेल कैसे भेजा जाता है, कंपोज मेल क्या है, मेल भेजने के लिए कहाँ पे ईमेल टाइप किया जाता है, ये सब आपको फिर प्रैक्टिकल का भी टेस्ट लेंगे वो। तो दोनों मिला के आपका 100 नंबर का क्वेश्चन कंप्यूटर से रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कंप्यूटर में आप पढ़े हुए हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हुए तो थोड़ा बेसिक जानकारी कोई सब बुक अगर आपके पास होगा कंपटीशन लेवल का, तो उसमें से थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। हालांकि कोई बड़ा टॉपिक नहीं होता है, ठीक है। वैसे इंटरनेट से भी सर्च करके कुछ बेसिक जानकारी कंप्यूटर का ले सकते हैं, और वो आपको उसको पढ़ के आराम से वहाँ पे अपना बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है आपका पब्लिक स्पीक। देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका 100 नंबर का होगा। पब्लिक स्पीक में आप देख सकते हैं इमेज में कि यहाँ पे सामने में कुछ लोग बैठे हुए हैं, और आप एक लड़की जो है यहाँ पे स्टेज के पास मतलब खड़ा होके कुछ बता रही है। तो ये पब्लिक स्पीक का होता है यहाँ पे ऐसा ही आपको कोई हॉल या रूम में बैठा देगा, और आपको जो है जैसे आपको चेस्ट नंबर पहले से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, 1 2 3 करके आपको एक चेस्ट नंबर दिया जाता है। तो उस चेस्ट नंबर के हिसाब से आपको बारी बारी से आपको यहाँ सामने जो स्टेज लगा है यहाँ पे बुलाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा एक बॉक्स रखा होगा या गोल डब्बा रखा होगा, ठीक है। उस गोल डब्बे में पर्ची सब आपका रखा रहता है, ठीक है। उस पर्ची में आपका टॉपिक लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो उस डब्बे में आपको हाथ डालना है, एक पर्ची उठाना है, पर्ची आपको खोलनी है, पर्ची में लिखा रहेगा टॉपिक। उस टॉपिक को आपको 1 मिनट तक समझ लेना है कि आपको उस टॉपिक के विषय में क्या बोलना है, ठीक है। टॉपिक आपका जो होता है वो सोशल संबंधित यानी सामाजिक वाला ही टॉपिक होता है, जो समाज में बुराइयां क्या है, अच्छाई क्या है, समाज में क्या कैसे होता है, ठीक है। आप जिस माहौल में रहते हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का आपका टॉपिक रहेगा। टॉपिक आपको लिखा रहेगा, कोई भी आपको ये नहीं बता सकता है कि यही टॉपिक आएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको 150-200 कैंडिडेट को एक बार में बुलाता है वो लोग, तो वहाँ पे 150-200 टॉपिक लिखा हुआ रहता है। अगर मैं आपको दे भी दूं, टॉपिक बता भी दूं, तो ये कोई गारंटी नहीं कि वही टॉपिक आएगा, और ये आपको कोई भी क्लियर नहीं बता सकता है,
क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड है कि कौन सा टॉपिक डाला है। ठीक है, तो इसी तरह जो इमेज आप देख रहे हैं ऐसा ही आपको स्टेज पे आके सामने वाले को, हाँ यहाँ पे एक बात और है कि कुछ लोग का डाउट्स था कि यहाँ पे अंग्रेजी बोलना जरूरी है। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर आप पब्लिक स्पीक में हिंदी में भी अगर आप अच्छा से बात कर लेते हैं, ठीक है, सामने वाले को कन्विंस कर लेते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है अंग्रेजी में बोलने का। ठीक है, क्योंकि हमारे देश के पीएम जो है वो भी यूनाइटेड नेशन में जाके हिंदी में ही बात करते हैं, तो हिंदी इतना भी गलत वर्ड नहीं है। ठीक है, हिंदी में भी आप बोल सकते हैं। फर्क इतना होना चाहिए कि आपको हिंदी में अगर आप बोल रहे हैं तो सामने वाले को कन्विंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप स्टेज पे गए हिंदी में अनाप शनाप बोल दिए, जहां तहां का बात उठा के बोल दिए, किसी को समझ में ही नहीं आया, ना इंटरव्यूअर को समझ में आया, ना कैंडिडेट को समझ में आया। आप फॉर्मेलिटी के लिए जाके अपना अंड संड बोल के आ गए, तो इससे आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। आप ऐसा बोलिए, हिंदी है, कोई जरूरी नहीं है अंग्रेजी का। ठीक है, हिंदी में अगर आप अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा वक्ता है, तो अच्छा से बोलिए किसी टॉपिक पे, थोड़ा सोच के फिर बोलिए। कोई जरूरी नहीं हड़बड़ी में बोल देना, कुछ से कुछ बोल देना, नहीं। आपको पब्लिक स्पीकिंग में एक ही बार मौका मिलेगा, 10 मिनट 5 मिनट जो भी बोलना है आराम से सोच विचार के। ठीक है, ऐसा बात तो नहीं है कि आप नए नए लड़के हैं, आप जरूर ग्रेजुएशन पास किए हुए हैं, आपको समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, न्यूज वगैरह आप देखते ही होंगे, सिनेमा वगैरह देखते ही होंगे, बचपन में महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर आप पढ़े ही होंगे। थोड़ा बहुत आपके आसपास के जो है माहौल, उसी से संबंधित आपका स्पीक टॉपिक रहेगा, तो उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको जो टॉपिक दूंगा उससे नहीं आ जाएगा, कोई भी आपका ये नहीं कर सकता है। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं, आप अपना मोबाइल भी ले जा सकते हैं, वहाँ पे हॉल में बैठ के मोबाइल से भी आप अपना आइडिया उठा सकते हैं क्या क्या टॉपिक आ रहा है वहाँ पे, और फिर अपना मोबाइल में सर्च करके उस पर कुछ जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो पब्लिक स्पीक में ये होता है। और यहाँ पे जो है पब्लिक, जैसे आप यहाँ पे स्टेज पे अपना दे रहे हैं, स्पीक दे रहे हैं, तो आपके बगल में ही वहाँ पे इंटरव्यूअर होता है। ठीक है, वहाँ पे 2 लोग बैठे रहेंगे और वो आपको देखते रहेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, वो आपको जो है नोट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्टेज पे आप जाते हैं तो आप जो वहाँ पे स्टेज है उसको भी आपको थैंक यू बोलना है। ठीक है, आपका जब स्पीक खत्म हो जाएगा फिर भी थैंक यू बोल के वापस अपने जगह पे आना है। ठीक है, तो ये सब नॉर्मली बात है। आप एक बार गूगल में सर्च कर लीजिएगा कि हमें इंटरव्यू पब्लिक स्पीक देते समय किस तरह का अपना माहौल रखना चाहिए, आचरण रखना चाहिए, व्यवहार रखना चाहिए। ये सब आप थोड़ा बहुत इस पर रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी बातों को वो लोग नोट्स करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका पब्लिक स्पीक था। ये आपको 100 नंबर का होगा, ये नंबर वो लोग देंगे आपको 100 में से कितना आप गेन किए हैं। नेक्स्ट आपका आता है पब्लिक स्पीक का कुछ टॉपिक यहाँ पे मैंने लिया है, जैसे स्वतंत्रता दिवस, मजदूर दिवस, मातृ दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, अंबेडकर जयंती, गांधी जयंती। देख रहे हैं यहाँ पे भ्रष्टाचार, जातिवाद, आरक्षण, स्वच्छता बनाए रखने का महत्व, अधिकार। नीचे में मैं पढ़ रहा हूँ, महत्व, बच्चों का अवैध व्यापार। ठीक है, बहुसंस्कृतिवाद, प्रवासियों के संघर्ष, वैश्वीकरण, पौध शिक्षा इत्यादि। बहुत सारे ऐसा टॉपिक होता है पब्लिक स्पीक में जो आपको खुद समझ के रिसर्च करके वहाँ पे जवाब देना है। और इतना आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, ये प्राइवेट जॉब है, उतना गवर्नमेंट जॉब नहीं है। अच्छी बात है, बेरोजगारी में अगर ये भी मिल जाए तो कोई गलत नहीं है, अच्छी खासी सैलरी है। ठीक है, फ्यूचर इसमें भी ब्राइट है। कोई जरूरी नहीं गवर्नमेंट जॉब करके ही आपको जीवन पालना है, आप ये जॉब करके भी अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा इसमें ये सब चीज़ जो है थोड़ा कठिन है, तो इसमें आपको सैलरी भी तो अच्छी खासी दे रही है। 65 साल की नौकरी है, पेंशन है, रिटायरमेंट के बाद आपका 5 या 10% सैलरी हर साल इंक्रीमेंट बढ़ेगा। अगर आप 20-25 साल इसमें काम कर लेते हैं तो आपको 3-4 लाख रुपये महीने तक का सैलरी चला जाएगा। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, आप इस पर थोड़ा एनालिसिस कीजिएगा। ठीक है, ये अच्छा जॉब है, कंपनी जो है। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा आराम से, क्या है नहीं है। ये मैं दिया हूँ, ऐसा ही या इससे संबंधित कुछ आपका टॉपिक रहेगा। ठीक है, ये नहीं जरूरी नहीं कि मैं इसमें जो लिखा हूँ यही आए। ठीक है, ये आपको एक समझने के लिए एक हिंट्स मैंने आपको दिया था। ठीक है, जो आप कितने समझदार हैं और आप इसको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ग्रुप डिस्कशन। देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी आपका 100 नंबर का होगा। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन में जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि चेयर पे 5 लोग बैठे हुए हैं चेयर पे और आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो जैसे ये 5 लोग चेयर पे बैठे हुए हैं, तो जस्ट आपके सामने में इंटरव्यूअर रहेगा, ठीक है। वो 2 लोग रहेंगे या 3 या अकेला भी वो होगा, ठीक है। तो वो आपको कुछ टॉपिक देंगे, ठीक है। वो कुछ टॉपिक देंगे और उस पर आपसे विचार मांगेगा वो, कि आपका इस संबंध में क्या विचार है। ग्रुप डिस्कशन में एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे भी वही कंडीशन है। आप अंग्रेजी में जानते हो तो अंग्रेजी में दीजिए, बहुत अच्छा है। हिंदी में जानते हैं तो हिंदी में दीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। आदमी को समझ में आना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे वो लोग नोट्स करते हैं कि किसका बोलचाल बढ़िया है, कौन अच्छी तरह से समझा सकता है, किसी टॉपिक पे क्या विचार आपका है, कैसे आप उसको देखते हैं, कैसे आप उस चीज़ को समझते हैं, आपके लिए उस चीज़ का क्या महत्व है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई आपको एक टॉपिक दे देंगे और ग्रुप डिस्कशन में मैं जानता हूँ कि इसमें बहुत सारे फ्रेशर जो नए लोग होंगे वो भी आएंगे। जो पुराने होंगे तो उनको तो पता होगा जीडी के बारे में कि जीडी कैसे होता है, लेकिन जो नए हैं उनको पता नहीं होगा। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, मैं जैसा किया था तो मैंने किया था कि अगर कोई टॉपिक वो बताए थे, मेरे समय में पूछा गया था कि आप प्रोन इंडस्ट्री के बारे में क्या समझते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले हमने ही उसको बताया था उसके विषय में कि पोर्न इंडस्ट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लोगों को या समाज में इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके अच्छे बुरे आपको बताने पड़ते हैं। तो अगर आप पहले बता देते हैं इसके बारे में, तो आपको मैं यकीन बताता हूं कि आपका ही बात अगल बगल का जो नए लोग होंगे वो दोहराएंगे। तो इससे क्या होता है कि जो लोग आपके बात को या आपके वर्ड को दोहरा के बोलेंगे तो उसका उनको नंबर नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसको कुछ अलग बोलना है। तो आपके लिए बेनिफिशियरी यही होगा कि कोई भी टॉपिक वो बोले, आप कोशिश करेगा उस पर तुरंत समझ के तुरंत उसका जवाब देने का, ठीक है। क्योंकि काफी लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि उसको बोलना क्या है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, बोलने के लिए। अगर आप बोलते हैं उसको पहले बोलते हैं तो आपके लिए बेनिफिट है। फिर उसके बाद अगल बगल के जो आपके कैंडिडेट होंगे, कंपटीशन जो कंपेटेटर जो होंगे, उसको फिर लगेगा हमें क्या बोलना है। तो अगर वो आप कहीं बोला गया बात को बोलेंगे तो उसको फिर नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उस कैंडिडेट को नंबर नहीं दिया जाएगा। उस कैंडिडेट को अगर नंबर चाहिए तो उसको फिर वही मैटर में कुछ दूसरा बात बोलना पड़ेगा, ठीक है। वो आप कहीं बात अगर वो रिवाइज करते हैं, बोलते हैं, तो उसको नंबर नहीं दिया जाएगा, तो फिर वो नंबर आपको ही मिलेगा। तो ग्रुप डिस्कशन में थोड़ा सा ये भी रखिएगा कि पहले बोलने का कोशिश करिएगा और स्पष्ट बोलिएगा। ये कोई थरथरा के या मतलब टूटी फूटी लैंग्वेज में नहीं बोलना है। कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छा बोलिए, एक बार में बोलिए, ठीक है, ताकि सामने वाले को समझ में आए और उससे लगे कि आप 10 आदमी को 50 आदमी को या कहीं पे आपको भेजा जाए गार्ड को समझाने के लिए, तो आप उसको समझा सकते हैं अच्छी तरीक़ा से, ठीक है। क्योंकि आपको अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप ऑफिसर ही बनिएगा, तो ऑफिसर वाला आपको काम भी होना चाहिए। तो वो लोग ऑफिसर वाला आपके अंदर गुण भी देखेंगे ना, गार्ड वाला गुण नहीं ना देखेंगे, आपको ऑफिसर वाला गुण देखेंगे। तो ऑफिसर वाला गुण देखेंगे तो आपको ऑफिसर बनने के लिए आपको जो है ऑफिसर वाला गुण आपके पास होनी चाहिए, तभी वो आपकी बातों को कंसीडर करके आपको नंबर देंगे और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन में ख्याल रखिएगा कि सबसे पहले बोलना है और स्पष्ट बोलना है। हिंदी में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी आता है, अंग्रेजी में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके हिंदी अंग्रेजी दोनों बात को सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आपका देखिए यहाँ कुछ जीडी का टॉपिक्स है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लिंग अंतर, युवाओं में नशीली दवाओं के उपयोग के लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं, ठीक है। प्रौद्योगिकी की लत, युद्ध अपराध, ये सब कुछ टॉपिक है जीडी टॉपिक का, ये आपको वो बता सकते हैं, ठीक है। LGBTQ नीचे में मैं पढ़ रहा हूँ, LGBTQ समुदाय के आगे की राह, भारत के लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं उस पर आपके क्या विचार हैं, ठीक है। सबसे नीचे में 64 में देखिए क्या भारतीय संस्कृति में क्षय हो रहा है। फिर उसके बाद देखिए मिट्टी के पुत्र भर्ती में